कैसे हैं आप लोग? देखिए आज की वीडियो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। लेकिन इससे पहले ये बताइए इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, लेकिन 12 से 35 तक के ही अधिकारों क्यों मूल अधिकार कहा जाता है? क्योंकि ये जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। अगर ये ना रहते ना संविधान में तो आपको बिल्कुल वैसे ही फील होता जैसे कि तोते को बंद पिंजरे में होता होगा, चुट्टू ने हमसे हमारा सारा अधिकार छीन लिया। बताओ ना, हम उड़ पा रहे हैं ना, बोल पा रहे हैं ना, खा पा रहे हैं, मर जाए इनके, नाश हो जाए इनका। देखिए कैसे, सपोज आपसे अगर कोई कहे तुम यहां नहीं घूम सकते, अच्छा तुम यहां पर चारों ओर नहीं घूम सकते, क्यों? तेरे बाप की जमीन है, तुम बोल नहीं सकते, अच्छा तुम कुछ भी अभिव्यक्त नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अच्छा तुम नीची जाति के हो, तुमको ज्यादा सजा मिलेगी, हम ऊंची जाति के, हमको कम सजा मिलेगी, बहुत बढ़िया। तुम गे हो गे, तुम लेस्बियन हो लेस्बियन, तुम बाइसेक्सुअल, तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं। निकलो। कैसा लगता? मन तो करता साला गर्दन पकड़ के धाड़ दे, मरोड़ दे। आज भी हमारे देश में सबको अपना अधिकार मिला है, लेकिन इन ट्रांसजेंडरों को आज तक कोई अधिकार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भैया उनकी आवाज कोई उठाने वाला है ही नहीं। भारत के संविधान में एंग्लो इंडियन तक को जगह दी थी, जबकि उनका बाप कौन था? अंग्रेज था, माता इंडियन थी। इनका तो मई बाप दोनों भारतीय है। इनको जगह मिलनी चाहिए थी कि नहीं संसद में? बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, लेकिन संसद तो छोड़ो, भारत के किसी सड़क पर भी इनकी जगह फिक्स नहीं रहती। काम तुम दोगे नहीं, ऊपर से ज्ञान और दोगे, कोई काम कर ले। अरे भैया नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 1998 में जब अमेरिका ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी थी ना परमाणु परीक्षण के कारण, तब इन्हीं किन्नरों ने चंदा इकट्ठा करके देश को पटरी पर लाया था। भूल जाते हैं लोग। तो समझ में आ रहा है इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? कोई उधर से चल रहा है, कारे तूने हमारे मटके से कैसे पानी पिया? मकसूद गर्दन काट दो इसकी, गर्दन काट दो। हमारे मटके से पानी पी लिया, बताओ अब हम सीधा नरक में जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता हमको नरक में जाने से। केरला के त्रावणकोर में दलित वर्ग की महिला को अपना स्तन नहीं ढकने दिया जाता। अगर वो अपना स्तन ढकना चाहती है तो उनको टैक्स पे करने पड़ेगा। अरे भैया उन बेचारों के पास खाने को नहीं, कहां से टैक्स पे करेंगी? उनको अपना स्तन खोल के चलना पड़ता था। फिर यही चोटे, यही जानवर देखकर क्या बोलते? अरे इसका तो बड़ा है, इसका तो छोटा। ये मानसिकता थी हमारे देश के लोगों की। दलितों में कम सा है। दलित जब चलते थे ना तो उनके पीछे झाड़ू, बोरा, फट्टा बांध दिया जाता था ताकि उनके पैरों के निशान मिट सके। ये हकीकत है हमारे देश की। आज भी तुम गांव वगैरह में चले जाओ, देखना जो उच्च वर्ग के लोग होंगे, सपोज उनके घर में कोई कार्यक्रम होगा, सपोज उनका बाप मर गया, तो देखना वो जानबूझकर दलितों को बुलाते हैं ताकि उनको गली गलियारे गटर किनारे बैठा के खाना खिला सके। दलितों का वहां आत्मसम्मान मर गया रहता है, क्योंकि उनके बाप दादा उनका भी अच्छा खाना देखा नहीं रहता। ये सच्चाई है हमारे देश की। मेरे गांव में जो मकान होता है कच्चा, वो 3 लेयर का होता है। उसकी जो सबसे मोटी परत होती है ना, उस मिट्टी की, जिसको हम दहलान बोलते हैं, उस पर कौन बैठता है पता है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, पटेल। सपोज उनका बाप मर गया, कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद आता है गलियारा पतला सा, उस पर बिठाते हैं, जहां पर गोबर से लीपा जाता है ना, उसको जहां पर गाय भैंसों को बांधा जाता है, उस पर बिठाते हैं। किसको? ओबीसी वालों को, जैसे नाई, श्रीवास्तव, यादव, प्रजापति, कुम्हार, इनको बिठा दे। उसके बाद सीधा आ जाता है क्या? गटर, नाला, उस पर बिठाया जाता है SC ST वालों को। ये मेंटेलिटी होती है उन लोगों की। एक जानवर, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैंने एकदम महसूस किया। जब मैं 14-15 साल का था तो हम लोग नदी नहाने जाते थे। देखा नहीं अपने गांव वगैरह में झुंड बनाकर बच्चे लोग नदी नहाने जाते थे, तो एक जानवर, एक दलित वर्ग की महिला कपड़े धो रही थी, उससे आकर कह रहा था जल्दी धो ले, तेरे को उधर भी चलना है। देख रहे हैं आप, ये मानसिकता होती है इन लोगों की। इन लोगों को दलितों की बहु बेटियों का शोषण करना बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर गलती से उन्होंने इनका खाना टच कर दिया, पानी छू लिया, तो ये सीधा नरक में चले जाते हैं। इसलिए इनको मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये बे अधिकार होते हैं जो एक जानवर को भी इंसान बनने पर मजबूर कर देते हैं, बशर्ते आपके पास एविडेंस होना चाहिए। क्योंकि देश के हर पन्ने पे लिखा है क्या? सत्यमेव जयते। लेकिन वास्तविकता में देश चलता है किस पर? सबूतमेव जयते पर। अगर सबूतमेव जयते पर अगर आपके पास एविडेंस होगा तभी तो आप किसी का कुछ बिगाड़ पाइएगा। एविडेंस है नहीं, उठाया थोड़ा चल गए सुप्रीम कोर्ट आपको उल्टा भगा देगा, क्योंकि उसकी आंखों पर तो पट्टी बंदी। उसको नहीं पता होता कि मेरे सामने राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, चपरासी है। अगर एविडेंस है छोड़ देगा, एविडेंस नहीं ढाई दे गर्दन नीचे। सपोज आपसे किसी ने जाति सूचक शब्द कह दिया, तुम नीची जाति को, और अगर आपके पास एविडेंस है तो भैया आपको कोई जरूरत नहीं पुलिस स्टेशन जाने की, कोई जरूरत नहीं FIR कराने की, कोई जरूरत नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की, सीधा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। इसलिए इनको मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इनके तहत आप सीधा कहा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा। हम आदेश देते हैं उस छोटे को उठा के लेके आओ। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? मूल अधिकार, क्योंकि इनके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नहीं तो अदर मामले में क्या होता है? पहले पुलिस स्टेशन जाओ, FIR लिखवाओ, भैया उसने हमारा खून पी लिया,
आपकी बीवी थी, हाँ हाँ, फिर वो नजदीकी न्यायालय में भेजेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर कहीं कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। 20 साल लग जाते भैया, पता चला आदमी मर गया, लेफ्ट की हो गया कांड। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कानूनी अधिकार। देखिए कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको आपसे कोई व्यक्ति मतलब कोई जनता पब्लिक नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार छीन लेती है। जबकि मूल अधिकार क्या होते हैं, जिनको ना तो आपसे कोई व्यक्ति पब्लिक छीन सकती है, ना ही कोई सरकार छीन सकती है। जैसे कि संपत्ति का अधिकार, पहले आपका क्या था, मूल अधिकार 19 के 1 में और 31 में क्या था आपका, मूल अधिकार। तो आप देखिए भैया क्या होता था, सरकार उसको नहीं छीन पाती थी। जैसे कि सरकार को कोई ट्रेन बिछानी है, मतलब पटरी बिछानी है, अब भैया सरकार निकलती थी पटरी बिछाने के लिए। अब किसी का बीच में खेत आ जाता था तो सरकार उससे कहती थी यहां से पटरी बिछानी है, हमको दे दो। वो कहता था हमारे परदादा ने हमारे दादा को दी थी, हमारे दादा ने हमारे बाप को दी थी, हमारे बाप ने हमको दी थी, हम नहीं देंगे। सरकार जोर जबरदस्ती करती थी। ये चोटा कहां चले जाता, आर्टिकल 32 के कहा, क्योंकि मूल अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट चले जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर कहता महाराज ये हमारा मूल अधिकार है, सरकार हमसे कैसे छीन सकती है। सुप्रीम कोर्ट बात तो सही है, सुप्रीम कोर्ट उठाए थे उसको रद्द कर देता था। अब क्या होता था, सरकार विकास के कामों में अटक जाती थी। सरकार ने दिमाग लगाया क्या किया जाए, ये चुटता तो देगा नहीं। सरकार ने क्या किया है, इसको मूल अधिकार से ही हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब इतना ना दूर ले जाके फेंका 300 के काम में, समझ रहे आप। जबकि मूल अधिकार कितने हैं, 12 से 35 तक के ही हैं। तो संपत्ति के अधिकार को आपका क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। अब आपसे वो कोई व्यक्ति उसको नहीं छीन सकता, कोई मतलब जनता नहीं छीन सकती, लेकिन सरकार छीन सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके मूल अधिकार ही देश के लिए घातक हो जाते हैं। जैसे देखिए सपोज चाइना ने हमले कर दिया भारत पर, और इधर से तुम चिल्ला रहे मोदी जी, ओ मोदी जी तुमने 15 लाख का बोला था डालने का, डाले नहीं, हम चक्का जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भीड़ भड़का कर रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, ट्रेन नहीं निकलने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। तुमने 15 लाख का बोला था डालने का, डाले नहीं। मोदी जी अभी भेज रहे हैं, खड़े रहो। उधर से आ गए 1000-1500 जवान, दया 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 मार मार के धूल उड़ा दी। उधर युद्ध चल रहा है, तुमको 15 लाख की पड़ी है। तुमको क्या लगता है तुम्हारे मूल अधिकार असीमित है, मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है। तनी याद करो कोरोना का वो पहली रात, कोई मर गया क्या, कोई काम वो कर रहा है, अरे भैया तुमसे तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए गए। सारे अधिकार छीन लिए गए क्या मतलब, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो भैया आपके मूल अधिकारों को निलंबित प्रतिबंधित दोनों किया जा सकता है किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में। अब आप ये मत कहिएगा कि हमारे मूल अधिकारों को सरकार व्यक्ति को छीन ही नहीं सकता। संविधान में स्पष्ट लिखा है किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में राष्ट्रपति इन पर निलंबित कर सकता है, टेम्परेरी रोक लगा सकता है। और अगर संसद को लगता है कोई भी मूल अधिकार आपका पुराना मतलब पिछला और अगला वर्तमान मूल अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, तो उसको हमेशा के लिए प्रतिबंधित खत्म कर सकती है। अब देखिए अब आपसे कहेगा क्या आपके मतलब मूल अधिकार जो है क्या वो वाद योग्य हैं? बिल्कुल वाद योग्य है भैया। आपसे किसी ने बोलने की आजादी छीन ली तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट थोड़ा उठाकर जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से जाकर महाराज उसने हमारी बोलती छीन ली मतलब बोलने की आजादी छीन ली। सुप्रीम कहेगा मतलब ये भैया इसका मूल अधिकार है, इसको मिलना चाहिए, तो उसको मिलेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट से इनको परिवर्तनीय मतलब इन्फोर्स करा सकते हो, वाद विवाद योग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है और हाई कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक। अब देखिए आपके मूल अधिकारों को नैसर्गिक कहा जाता है। नैसर्गिक क्यों? क्योंकि आपके पैदा होते ही आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो नागरिकता होती है वो एक कानूनी अधिकार है कि आपको पैदा होते ही मिल जाती है, 18 साल के बाद मिलती है, तो वो एक कानूनी अधिकार है। लेकिन ये नैसर्गिक होते हैं मतलब पैदा होते ही आपको मिल जाते हैं। अब देखिए इनको कहां से लाया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। देखिए ब्रिटेन में इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, अधिकार। तो अगर आपसे आप कहेगा कि हमारे किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को हमारे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार। ठीक है, तो इनमें भी कई प्रकार की कैटेगरियां हम देखते हैं। क्या पहली कैटेगरी आर्टिकल 12 से 18 तक। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आर्टिकल 12 इसमें मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी राज्य कोई भी स्टेट ऐसा नियम कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। अब आप यहां पर राज्य स्टेट का मतलब ये मत समझ जाइए कि किसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बात चल रही, नहीं। संविधान स्टेट राज्य उसको कहता है जो अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे आरबीआई स्टेट है, अब उसके अपने नियम कानून है। जैसे रेलवे स्टेट है, उसका अपना नियम कानून है। एयरपोर्ट स्टेट है, उसका अपना नियम कानून है। इलेक्टेड बोर्ड
बिजली विभाग, उसके अपने नियम कानून है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके मतलब वो सभी क्या है, एक स्टेट है। अब अगर सरकार इनसे कहते नहीं तुम कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती, भले ही वो मूल अधिकारों का हनन करते हो या ना करते हो, तो बताइए कोई भी व्यक्ति ढंग से काम करेगा? नहीं करेगा भैया। आने का समय होगा 10 बजे, आएगा 12 बजे, जाने का समय होगा 6 बजे, चले जाएगा 4 बजे। तो इन स्टेटों को पूरी तरीके से छूट दी गई है कि आप अपना नियम कानून बनाकर इन पर थोप सकती हो ताकि इनको कंट्रोल कर सको, बशर्ते ध्यान में रखना इनके मूल अधिकारों का हनन ना हो। पता चला रेलवे ने नया कानून बना दिया, आज से तुम यहां पर घूम नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये तो उसका मूल अधिकार छिन गया ना भैया। तो हाँ, तुम ऐसा नियम कानून बना सकती हो, तुम यहाँ गंदगी नहीं कर सकते, थूकने पर 1500 करोड़ का जुर्माना, 2 साल की जेल, ऐसा नियम कानून बना सकती हो। अब देखिए इसमें खासकर क्या बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, तुम तो इस देश को चला रही हो, तुम भी ऐसा नियम कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। पता चला सरकार ने कोई नियम निकाला नई साल का, आज से कोई सरकार का विरोध नहीं करे। अरे भैया, आर्टिकल 21 में लोगों को बोलने की आजादी है, झंडा फूंकने की आजादी है, सरकार के कामकाज का विरोध करने की आजादी, तुमने तो उसका मूल अधिकार ही छीन लिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है वो ऐसा नियम कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। जैसे टाटा अपने आप में एक स्टेट है, वो अपना नियम कानून बना सकता है लेकिन मूल अधिकारों को ध्यान में रखकर, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 13, इसमें क्या है, अल्पीकरण है, मतलब डेरोगेशन है। अल्पीकरण का मतलब जब आपका मूल अधिकार असंगत हो जाता है, असंगत हो जाता है तो मतलब क्या, जब आपका अधिकार क्या, इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब कि दूसरे को तकलीफ देने लग जाता है, तो फिर भैया वो आपका मूल अधिकार नहीं है, उसको कम करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि सपोज किसी की बारात निकल रही, किसी की बारात, तुम्हारी दुश्मन की बारात निकल रही, अब तुमको चारों ओर घूमने की आजादी है, तो क्या भैया 15-20 फीट का बांबू लेकर ऐसे रखकर इधर चला मैं उधर चला, अरे मार मार के धूल उड़ा देगा। तुम्हारी आजादी वहीं तक है, तुम्हारा अधिकार वहीं तक है जब तक कि दूसरे को तकलीफ नहीं हुई। दूसरे को जैसी तकलीफ हुई तुम्हारी सीमा समाप्त, कहते हैं डोंट क्रॉस द लिमिट, समझ में आया? तो ये आपको क्या कहता है, आपको औकात बताता है कि यहां से आगे गए निपटा दिए जाएगा। सपोज तुमको चारों ओर घूमने की आजादी है और बॉर्डर पर चल रही हो, हटो तो हमको देखना, अरे भैया मार मार के ना गर्दा उड़ा देंगे। सेना का अपना रूल होता है, क्या करिए उनसे कर जाकर कहिएगा हमको घूमने की आजादी है, क्या करिएगा उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, सेना ने हमको घूमने से रोक दिया, हमारा अधिकार छीन लिया, वो सुप्रीम कोर्ट आपको उल्टा लटका देगा। सपोज आपको बोलने की आजादी, तो क्या आप किसी को गरियाने लग जाए, अरे भैया उसको भी तो सम्मान पूर्वक जीवन जीने की आजादी है ना। तो आर्टिकल 13 बहुत जरूरी, ये आपको आपकी औकात बताता है कि इससे आगे गए आपके अधिकार को घटा देगा, कम कर देगा। तो देखिए अब आर्टिकल 13 इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अगर इससे पहले का कोई आपका मूल अधिकार है, मतलब लागू होने के पहले का और इसके लागू होने के बाद का कोई मूल अधिकार है, वो दोनों लागू रहेंगे बशर्ते वर्तमान मूल अधिकारों का हनन न कर रहा हूं। जैसे कि 3 तलाक, देखिए 3 तलाक जो है ना वो आज भी लागू है, लेकिन जो इंस्टेंट 3 तलाक था ना, तलाक बिद्दत, उसको खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो तलाक बिद्दत था ना उसमें महिलाओं की जिंदगी एकदम नरक हो जा रही थी, तबाह हो जा रही थी। तलाक 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 का तलाक, बात खत्म। अरे भैया कोई सब्जी भारी खरीद रहे हो, तलाक 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 तलाक, बात खत्म। देखिए हुआ क्या था कि जब हमारा देश ही आजाद नहीं हुआ था ना, तो उससे पहले मुस्लिमों के क्या थे, कई पर्सनल लॉ थे, ऐसे हिंदुओं के भी कुछ पर्सनल लॉ थे। तो एक मुस्लिम मतलब महिला थी कौन, सायरा बानो, उसके पति ने उसको तलाक दे दिया। कब? 2015 में। क्या कहता है, तलाक तलाक तलाक, काम खत्म, हम जा रहे हैं। पता नहीं छोटा कहां चला गया। अब सायरा बानो ने थोबड़ा उठाया और सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि महाराज हमारा बुढ़ऊ पता नहीं ये कहकर चला गया, तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। अब सुप्रीम कोर्ट भैया पगला गया, ये कोई बात हुई, तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। इधर से मौलवी लोग पहुंच गए, अरे भैया महाराज ये हमारा पर्सनल लॉ है, तुम यहाँ इसमें कहां से घोषित चले आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा मौलवी लोगों को। तुमने आर्टिकल 13 नहीं पढ़ा, इसमें स्पष्ट लिखा है कि तुम्हारा कोई मूल अधिकार पुराना, मतलब कि जब संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले का कोई अधिकार है या इसके लागू होने के बाद का कोई अधिकार है, वो दोनों लागू रहेंगे बशर्ते वो आज के मूल अधिकारों का हनन न कर रहे हो। तुम्हारे जो तलाक बिद्दत था ना, वो आज के मूल अधिकारों का हनन कर रहा था। तलाक 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 कह दिया तो क्या तलाक मान लिया जाएगा? उसमें तो महिलाओं का अधिकार ही बात ही नहीं हुई, उसमें तो व्यक्तियों को ही अधिकार मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मौलवी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से झाड़ा। अब देखिए
हिंदुओं में भी ऐसे कई मूल पर्सनल लॉ थे कि तुम हमारे मटके से पानी नहीं पी सकते। आज तो क्या है, इसको आज भी लागू रहने दिया जाए, इनको हटाना जरूरी है जो आज के मूल अधिकारों को हनन कर रहे हो। तो देखिए आर्टिकल 13 बहुत जरूरी है, ये आपको आपकी औकात बताता है कि इससे आगे गए तो आपके मूल अधिकारों को घटा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो समझ में आया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 14, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आर्टिकल 14 में दो बातें कही जाएंगी, ध्यान समझिए। देखिए कानून के समक्ष समानता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिफोर का मतलब पीछे का, पहले का नहीं, सामने का, मतलब कि कानून के सामने सब बराबर है, फिर वो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई चपरासी हो, मतलब कि कानून की नजर में सब बराबर है। इसी रूल को किसने फॉलो किया? ब्रिटेन ने। वहां का जो चपरासी होता है ना, चपरासी, उस पर जो नियम कानून लागू होता है वही के वही, वैसा का वैसा रूल वहां की जो महारानी होती है, प्रधानमंत्री होता है, सेम वैसा का वैसा ही रूल उन पर भी लागू होता है। भारत में भी ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति गलती कर दे तो उसके लिए भी बराबर सजा का प्रावधान है, अगर प्रधानमंत्री गलती करते तो उनके लिए भी बराबर सजा का प्रावधान है। लेकिन भारत में इसके दो अपवाद हैं, क्या? राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना, उनको आर्टिकल 72 के तहत और राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब कि अब चाहेगा, अगर सुप्रीम, सपोज राष्ट्रपति या राज्यपाल ने किसी का मर्डर कर दिया, अब चाहेगा सुप्रीम कोर्ट इनको सजा सुना तो नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि भैया राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत और राज्यपाल आर्टिकल 161 खुद ही को माफ कर लेगी। लो हो गया कांड। तब तो गड़बड़ी भैया। अब क्या किया जाए? तब संविधान बनाने वालों ने लिखा, हम लिखते हैं जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेगा तब तक आप उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते, मतलब मारधाड़ से रिलेटेड मुकदमा नहीं चला सकते। लेकिन जैसे ही चोटे अपने पद से हटते हैं, काट डालो सालों को, मतलब सजा सुना दो। देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन संविधान लिखा है बनाने वालों ने। अब देखिए इसमें दूसरी बात क्या लिखी है कि कानून का समान संरक्षण, मतलब इक्वालिटी विद प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब यहां पर ये क्या करता है कि क्लासिफिकेशन करता है। क्लासिफिकेशन आप इसको यहां समझिए। सपोज कोई 5 साल का लड़का है या कोई और 18 साल का लड़का है, अब 5 साल के लड़के से कोई मर्डर हो गया मतलब गलती से उसके हाथों में बंदूक हो गई, तो बताइए क्या हम उसको वही दंड देंगे जो एक अडल्ट को दिया जाता है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। हाँ, अगर कोई 18 साल का लड़का मर्डर कर दे तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ था, हाँ भैया दे दो, फांसी दे दो, उम्र क्या दिक्कत है। लेकिन देखिए अगर कोई 4 साल का लड़का मर्डर कर दे, गोली चल गई, तो क्या हम उसको फांसी पर लटका देंगे? तो ये ठीक नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन करता है। देखिए इसको अपनाया है किसने? यूएसएन। ये इससे ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आप एक जैसा नियम कानून सब पर नहीं थोप सकते। क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे इधर दोनों है, कानून के समानता भी है, कानून का समान संरक्षण भी प्राप्त है, मतलब हमारे यहाँ दोनों है। अब देखिए आर्टिकल कितना 15, ये क्या कहता है? इसमें 5 बातें कही गई। आप किसी के साथ उसके धर्म, उसकी जाति, उसके वंश, उसके लिंग, उसके जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी वंश, किसी भी लिंग, किसी भी जन्म स्थान से बिलोंग करता हो, लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। और आज तक अगर किसी भी आर्टिकल का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है तो वो आर्टिकल 15 का हुआ। क्यों? तू छोड़ जात का, हम ऊंच जात के, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू मराठी, तू गुजराती, तू बंगाली। देखा नहीं मैं बंगाली बाबा, प्यार पाए 2 मिनट में सिर्फ अभी कॉल करे, कहीं भी कब सुधरेंगे ये लोग? यही फंस जाता है भैया क्या? आरक्षण का मसला। देखिए संविधान में स्पष्ट लिखा है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी कतार में 500 महिलाएं खड़ी हो सकती, राशन की हो सकती है, हॉस्पिटल में पर्चे बनते हैं उसकी हो सकती है, तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो क्या हम उसको लाइन में खड़ा करके रखेंगे? जरूरी है हम उसकी भलाई के लिए हम उसको आगे कर देंगे। अब जो लोग समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, जरूरी है उनको बराबरी पर कर देना। बराबरी कैसे किया जा सकता है? या फिर तो उनको कुछ ना कुछ छूट दे दो, मतलब आरक्षण दे दो, या फिर पैसे छाप कर दे दो। पैसे छाप कर देगा तो वो क्या करेंगे? महंगाई बढ़ा देंगे। तो जरूरी कुछ ना कुछ छूट दे दो, मतलब आरक्षण दे दो। अब भैया लोग आरक्षण का विरोध करने जा रहे हैं कि इनके लिए आरक्षण मिल रहा है, इनके लिए तो अच्छा है। आप उनसे सीधा एक ही बात कहना, हमको आरक्षण मिल रहा है ना, हमारे लिए अच्छा है, आपको मिल जाएगा। आप एक काम करो, अपनी जाति छोड़कर हमारी जाति में आ जाओ। नहीं आएगा, देखना। क्यों? क्योंकि भैया 2% प्रॉफिट है तो 98% लॉस है। क्यों? कौन सहेगा इतना? तू हमारे बगल में नहीं बैठ सकता, तू मंदिरों में नहीं घुस सकता, तेरे को अपना स्तन खोल के चलना पड़ेगा। देखिए राष्ट्रपति भवन के पास एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? जगन्नाथ मंदिर। जब देश के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। SC ST मतलब नीची जाति से बिलोंग करते हैं।
तो वो और उनकी पत्नी मंदिर गए थे पूजा करने के लिए। कहाँ? जगन्नाथ मंदिर। तो लोगों ने उनको घुसने नहीं दिया था, उन्होंने अपनी पूजा सीढ़ियों पर बैठ के की थी। जब देश के प्रमुख पहले व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक का क्या होता होगा? देखो भैया, आज की डेट में दो प्रकार की मेंटेलिटी चल रही है। जिसको आरक्षण मिल रहा है, अगर वो पैसे वाला है, उच्च पद पर विराजमान भी है, तो वो स्वतः क्या आरक्षण नहीं छोड़ रहा। और जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा, उसको आप कितना भी समझा लो कि भैया भलाई के लिए दे रहे हैं, वो मानने वाला नहीं। उसकी तो एक ही प्रकार की मेंटली, हमको तो बस विरोध करना है। तो समझ में आया? तो आप किसी की अगर भलाई के लिए भेदभाव कर रहे हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर किसी की जाति धर्म के आधार पर कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं। अगर हाँ किसी की भलाई हो रही है तो उसको आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आर्टिकल 16, देखिए आर्टिकल 16 में क्या कहा गया कि लोक नियोजन में समानता, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब कि देखिए, लोक मतलब क्या होता है? पब्लिक, सरकारी, नियोजन मतलब नौकरी। सरकारी नौकरी में सबको समानता। देखिए, आपसे ये कभी नहीं कहेगा कि आप उच्च जात के हो, तुम फॉर्म नहीं भर सकते। तुम फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते अगर तुम्हारे सिलेक्शन 90 नंबर पर हो रहा होगा ना, तो SC ST वालों का 70 पर ही हो जाएगा। अरे भैया, वही मसला आरक्षण का। देखिए, आरक्षण जब भी दिया जाता है वो कभी भी धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता। आरक्षण, अब आपने कभी सुना है कि मुस्लिमों को आरक्षण है, हिंदुओं को आरक्षण नहीं? कभी नहीं। आरक्षण जब भी दिया जाता है वो जाति के आधार पर दिया जाता है। कभी कभी लेकिन क्या होता है कि लिंग के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर कोई फॉरवर्ड क्लास की लड़की है, देखना उसको ज्यादा आरक्षण मिल रहा होगा, किसकी तुलना में? फॉरवर्ड क्लास की लड़के की तुलना में। अब देखिए, आरक्षण कभी कभी क्या होता है कि खास एरिया, खास स्थान के आधार पर भी दिया जा सकता है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो एकदम ऐसे एरिया जो एकदम पिछड़ गए थे। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि यार मेरी हाइट तो 6 फुट है, सामने वाले की 5.5 फुट है, लेकिन बर्दिन खड़ा है, क्या मसला हो सकता है? तो भैया वो कहीं ऐसे खास एरिया से, स्थान से बिलोंग करता होगा जो एकदम पिछड़ गया था। अगर आपका सिलेक्शन 6 फुट में हो रहा था तो उसका 5 ही फुट में, 5.5 ही फुट में कर लिया। तो समझ में आया कि आप लोक नियोजन में सब बराबर हैं, लेकिन आरक्षण की वजह से अगर किसी का सिलेक्शन 90 पे हो रहा है तो किसी का 70 पर ही हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए आर्टिकल 17 में क्या कहा गया कि अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का अंत। देखिए, अगर आज भी इसको एकदम फील करना है ना, तो चले जाइए किसी भी गांव में। अगर देखना वहां पे कोई सरकारी हेडपंप होगा, नल होता है ना सरकारी का, अगर किसी छोटे जात के ने उससे पानी भर लिया और कोई बड़े जात की औरत आ गई, देखना वो उसको 10 बार धुलेगी। हे राम, कहीं नरक में ना चले जाए। अगर आपका कोई दोस्त होगा ना, गांव का दोस्त होते ही रहते हैं आपके गांव के, अगर कोई बड़े जात का दोस्त होगा गांव का आपका, तो देखना आप उसको गुटखा खिलाएंगे वो खा लेगा, दारू पिलाएंगे पी लेगा, अगर गांजा पिलाएंगे तो तेरे जैसा यार कहाँ। लेकिन अगर गलती से आपने उसको अपने घर का खाना खिला दिया, भाई साहब युद्ध हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, छुआछूत पहले बहुत था लेकिन आज भी है। कहां? गांव में छुआछूत बहुत ज्यादा है, लेकिन शहर में इतना ज्यादा नहीं है। शहर वालों को इतनी फुर्सत होती नहीं, क्या बनाया भैया ले आओ, हमको क्या करना है। देखिए, आप किसी के साथ उसकी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको कोई ट्रांसफरेबल बीमारी है, जैसे कि आपने देखा होगा सबसे ज्यादा छुआछूत कब था? कोरोना के टाइम पे लोग एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे थे, तो वो जो छुआछूत था ना, भेदभाव था, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था। मतलब वो बचने के चक्कर में आपसे भाग रहे थे, ये नहीं कि आपकी जाति को देखकर आपके दूर भाग रहे थे। तो आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो अगर कोई ट्रांसफरेबल बीमारी है उसकी वजह से, लेकिन आप किसी के धर्म जाति के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आर्टिकल 18, देखिए आर्टिकल 18 में क्या कहा गया कि उपाधियों का अंत, मतलब कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। देखिए, पहले क्या होता था कि जब कोई बड़ा काम कर देता था, जैसे कि किसी ने किसी का बटुआ चोरी कर लिया, तो उसको उपाधि दी जाती थी, महाराजा, राजा, राय बहादुर, ठाकुर साहब। तो वो क्या करता था, अपने आप को श्रेष्ठ मान के चलता था। हमें तो कोई ये नहीं, तो सरकार ने इस पर क्या किया, बैन लगा दिया, कोई अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकता, राय बहादुर, ठाकुर साहब, ये वो। अब देखिए, अगर कोई विदेश, मतलब कोई देश आप बाहर से आपको कोई उपाधि देता है तो वो भी आप नहीं रख सकते। अगर वो उसको आपको रखनी है ना, तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन आप 3 क्षेत्र में मतलब उपाधियां रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो भैया आपकी एक कमाई होती है। जैसे कि देखिए, शिक्षा क्षेत्र में डॉक्टर, उसने कमाया इसलिए नाम के आगे लगा रहा है। वैज्ञानिक, इंजीनियर, जैसे सेना क्षेत्र में ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, दरोगा, SP, DSP, भैया ये उनकी कमाई होती है, उन्होंने किसी से उपाधि नहीं ली। ठीक है। अब देखिए, नेशनल अवार्ड जैसे आपको मिलता है, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण। अब आप ये नहीं कह सकते कि किसी का नाम जैसे प्यारेलाल है तो प्यारेलाल बोलेगा भारत रत्न श्री
प्यारेलाल, ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब कि टाइटल को ना, नाम के आगे उस टाइटल को नहीं लगा सकते। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि हमारा नाम प्यारेलाल है, हमको भारत रत्न मिला है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि भारत रत्न प्यारेलाल, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है कि इनकी परिभाषा दी गई मूल अधिकारों की। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि अल्पीकरण, अगर आपके ऐसा कोई मतलब कानून नियम कानून तो उसको कम किया जा सकता है, मतलब अल्पीकरण घटा देगा। 12-13 को छोड़ दीजिए। अब देखिए 14 को। 14 में क्या कहा गया, विधि का समक्ष समानता, मतलब कानून की नजर में सब बराबर और उसका विधि के समान संरक्षण, मतलब कि समानता की बात कर रहा है 14। अब देखिए 15 में 5 बातों की बात कही, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर, मतलब ये भी एक प्रकार की समानता को दर्शा रहा है। आर्टिकल 16 को देखिए, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन मतलब समानता की बात कर रहा है। आर्टिकल 17 को देखिए, आर्टिकल 17 में की अस्पृश्यता का, मतलब ये भी एक प्रकार से क्या समानता को दर्शा रहा है। आर्टिकल 18 उपाधियों का, मतलब कुल मिलाकर संविधान की नजर में आप सब बराबर हैं। तो ये सभी आर्टिकल क्या दर्शा रहा है, समानता बता रहा है। तो ये हमारी क्या थी, पहली कैटेगरी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली कैटेगरी देख लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।